हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात की थी, संविधान का ऐतिहासिक आधार, जिसमें हमने 1858 तक की बात की थी। 1773 से लेकर 1858 तक की बात की, कैसे कैसे प्रक्रियाएं बदली, कैसे कैसे संशोधन हुए, कैसे कैसे अधिनियम बने। और आज हम बात करें 1858 के बाद की। 1858 का अधिनियम था, उस समय वायसराय नाम दिया गया गवर्नर जनरल को, और तब से ब्रिटिश जो है डायरेक्टली भारत पे अपना सत्ता जो है कायम कर ली, और उसके बाद तब से वो डायरेक्ट रूप से शासन करने लगे भारत पे। अब 1858 के आगे की बात करते हैं। 1858 से पहले हुआ था युद्ध 1857, जो उसको प्रथम सिपाही विद्रोह भी करते हैं। उसके बाद ब्रिटिशों को ये महसूस होने लगा कि नहीं, अब भारतीयों के बिना कुछ होना नहीं है। तो जो 1858 अधिनियम आया, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 1861, 1858 के बाद हम बात करेंगे 1861 की, कि 1861 में क्या दिया हुआ है, कैसे भारतीयों को भी इसमें सदस्य बनाया गया, इसमें मौका मिला। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करें तो उसमें पहले उसका नाम क्या था, इसको हम जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा बोलने के लिए, कि ताकि आसानी रहे, भारतीयों को बोलने में कठिनाई जाती थी, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोल दिया कि नहीं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ठीक है, नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब ये चीज़ भारतीयों को बोलने में बहुत कठिनाई होती थी, तो ब्रिटिशों ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे बोल सकते हैं। तो असली नाम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे 1861 अधिनियम की। 1861 एक्ट, 1861 एक्ट जो था, उसमें क्या दिया हुआ था, उसको हम देखते हैं कि इसके तहत क्या क्या परिवर्तन हुए, इस अधिनियम में क्या क्या दिया हुआ था। अगर इसका देखा जाए मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो इसमें दिया हुआ था कि भारत का जो है, भारत से भी सहयोग लेना चाहते थे, ये शासन चलाने के लिए भारत के व्यक्तियों से भी भारत से सहयोग लेना चाहते थे। तो आइए इसमें देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, जैसे बनारस के राजा महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब इन लोगों को ये आभास हो गया था 1858 की जो क्रांति हुई, उसके 1857 की 1857 की क्रांति के बाद अब इन लोगों को आभास हो गया था कि नहीं, अब भारतीय जो है जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अब इनके बिना कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए अब इनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो जो भी उस समय के राजा महाराजा थे, सबको अपने हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से सबको उसमें सम्मिलित किया गया। इस कानून ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट कर रख दिया। ठीक है, उलट दिया। और 1833 के चार्टर अधिनियम के विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। ठीक है, अब देखिए 1773 हमने बताया था, और 1833 का भी पिछले क्लास में हमने 1833 चार्टर अधिनियम था, उसको बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जाइए देखिएगा एक बार फिर से, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसमें क्या किया कि स्वायत्तता इसमें थोड़ी दे दी, जो भी प्रांत थे उस समय के, उन लोगों को इस कानून के तहत थोड़ी स्वायत्तता मिल गई, ऑटोनोमस उन लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, स्वायत्तता मतलब ये ऑटोनोमस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ।
ठीक है। इसी समय क्या हुआ कि विधान परिषद का भी गठन हुआ। जो विधान परिषद आज भी हमारे देश में प्रचलित है, तो वही जो भी ब्रिटिश कानून बनाए, जो भी नियम बनाए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी प्रचलित हैं। जैसे गवर्नर की अगर बात कर लें, गवर्नर या वायसराय की बात कर लें, तो उस समय क्या होता था कि वो एक जो था सर्वोसर्वा वही था, मतलब उसको हेड बोल सकते थे। तो वैसे ही यहाँ राष्ट्रपति भी है भारत में, जिसको हम भारत का मुखिया बोलते हैं, और वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है राष्ट्रपति। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पहले की चीज़ है, उसको भी आज अपनाया गया है, वो बहु उस चीज़ को अपना लिया गया है। हाँ, ये है कि नाम थोड़ा अलग है, पद के नाम में परिवर्तन किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं 1861 में ही आगे इसमें और क्या संशोधन किए गए थे, और मतलब वो और क्या अधिनियम में लाया गया था। ठीक है। इसने वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की ओर अधिक शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई कैबिनेट प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके तहत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता था। प्रभारी को इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार होता था। ठीक है। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद की संस्तुति के अध्यादेश के जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। जैसे आज भी हमारे देश में क्या होता है, अध्यादेश जारी हो सकता है 123 आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जो जारी होता है राष्ट्रपति जारी करता है, 6 माह की अवधि होती है उसकी। इसी तरह उस समय भी आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे और अध्यादेश जारी होता था। कौन जारी करता था इसको? वायसराय करता था। और आज कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्ट की, भारत परिषद अधिनियम 1892। जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, इसमें क्या बातें कही गई हैं, क्या चीज़ें दी गई हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। ठीक है। जो बहुमत था वो क्या था? सरकारी सदस्यों का ही था। बहुमत की बात करें तो बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का ही था। गैर सरकारी भी उसमें जोड़े गए, लेकिन जब बहुमत की बात आती थी तो उसमें गैर सरकारी की बहुमत नहीं हो पाती थी, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत हो पाता था। ठीक है। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ठीक है। अब यहाँ पे बजट भी विधान परिषद में पारित करने के लिए दे दिया गया, और बजट पर बहस करने के लिए, और आप प्रश्न उत्तर भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रावधान इसमें 1892 के तहत बनाया गया। जो भारत परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके तहत ये प्रावधान लाया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की शक्तियों का प्रावधान था। ठीक है। इसमें समझते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें वायसराय जो वो क्या कर सकता था? प्रांतीय विधान परिषद, गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ आदि में सदस्य नियुक्त करने की शक्तियां इसमें दी गई थी। वो व्यापार संघ के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने के लिए उसके पास शक्तियां थी। किसके पास था? वायसराय के पास था। अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1909 को, उस समय जो वायसराय थे मार्ले मिंटो थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 में
अगर देखा जाए 1909 अधिनियम की, तो इसमें क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के विस्तार किया गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 में उस समय चीजें अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, बिखर रही थी। ठीक है, जैसे उदारवादी सुधारों की मांग कर रहे थे, जैसे उदारवादी जो भी थे वो और सुधार की मांग कर रहे थे। उग्रवादी जो है स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। जितने भी उग्रवादी थे, उदारवादी थे, उनकी अलग अलग डिमांड थी। उग्रवादी जो है वो आंदोलन कर रहे थे कि हमको स्वराज हमको हस्तांतरित कर दीजिए, और बहुत तेजी से मतलब आक्रोश था उन लोगों के अंदर, और वो विद्रोह कर रहे थे, हर जगह आंदोलन चला रहे थे। और उदारवादी जो थे वो भी सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। उग्रवादी और उदारवादी दोनों का तरीका अलग था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या 1909 अधिनियम में जोड़ा गया उस समय। अगर इसमें बात करें तो इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के विस्तार की व्यवस्था की गई। ठीक है, केंद्र और प्रांत परिषदों के विस्तार की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई है। इसमें 4 प्रकार के सदस्य थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य तथा निर्वाचित सदस्य। ये 4 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था इसमें की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, किंतु सरकारी एवं मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक रखी गई। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, उसमें क्या होता था कि जो मनोनीत गैर सरकारी सदस्य संख्या थे उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक रखी जाती थी। ठीक है, जो भी निर्वाचित सदस्य होते थे उनका क्या किया जाता था, जो गैर सरकारी थे उनको उनकी संख्या जो है अधिक रखी जाती थी। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों में वृद्धि की। ठीक है, विधान परिषद का जो कार्य था, जो अधिकार था, उसमें वृद्धि की गई इस अधिनियम के तहत, जिसके अनुसार सदस्यों को बजट को अंतिम रूप में स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। उन्हें प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थानों को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने तथा नए कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव को पारित करने का भी अधिकार दिया गया। उस समय आप नया कर भी लगा सकते हैं, नए कर को प्रस्ताव को पारित करने का भी अधिकार इसमें दे दिया गया। अगर कोई आप नया कर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, उसके लिए भी आप प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत विभाजन की मांग करने का अधिकार दिया गया, किंतु सदन द्वारा प्रस्तावित पारित प्रस्ताव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थे। अब जो सदन में मतलब प्रस्ताव था जो पारित हो गया, तो ये कोई जरूरी नहीं कि नहीं आप सरकार जो है उसके लिए बाध्यकारी हो, उसको माने ही। वो उसके इच्छा के ऊपर निर्भर करता था, वो चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, ऐसा हो सकता था। इस अधिनियम की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण किंतु दुर्भाग्यशाली व्यवस्था पृथक तथा भेदभावपूर्ण सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का गठन था। परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। यहीं से भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अलग वर्ग, अलग समुदाय, अलग जाति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, यहीं से भेदभाव स्टार्ट होता है। और वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब मुसलमान हिंदू वाला निर्वाचन प्रणाली यहीं से स्टार्ट हो जाती है 1909 से। प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचन के लिए 3 वर्गों, सामान्य, विशेष एवं वर्ग विशेष, जैसे भूस्वामी तथा व्यापार मंडल की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद के लिए एक और वर्ग, मुस्लिम वर्ग को सम्मिलित किया गया। निर्वाचक मंडल की सदस्यता के लिए आय, संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। अब यहाँ से भेदभाव स्टार्ट होता है। जैसे मुसलमान जो है, मुसलमान में क्या होता है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही वोट करेगा, हिंदू जो है सिर्फ हिंदू को ही वोट करेगा। ऐसे उस समय भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई 1909 जो अधिनियम था इसके तहत। हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919।
देखिए चीज़ें धीरे धीरे बदल रही थी। अब उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी ख़त्म हुआ था जल्दी ही। तो अब ये उम्मीद थी कि नहीं, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसके बाद हो सकता है कि अब हम लोग को आज़ादी मिल जाए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी, अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बोला था, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। अंग्रेजों का साथ देने के लिए इसलिए बोला था कि इनकी जब बात हुई थी उस समय गवर्नर से, तो उन्होंने कहा कि आप साथ दीजिए, अभी हम आपको ये युद्ध खत्म होने के बाद आज़ाद कर देंगे, आपको अपना अधिकार दे देंगे। तो इसलिए गांधी जी सभी भारतीयों से रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं, आप इस युद्ध में सम्मिलित होइए और सम्मिलित होकर अंग्रेजों का साथ दीजिए। अंग्रेजों का साथ देने के लिए आह्वान किया था और सभी भारतीयों ने साथ दिया, क्योंकि उस समय गांधी जी तो सबके वो प्रणेता थे। गांधी जी को सब लोग मानते थे। और उसके बाद हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन दूर दूर तक कोई आशा नहीं दिख रही थी कि आज़ादी मिल जाए। फिर सब लोग का जो है मनोबल डाउन हो गया उसी समय से। उसके बाद उसी समय कुछ अधिनियम बने, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में देखिए क्या अधिनियम बना, इसको हम देखते हैं। इसमें बना केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पृथक करके और राज्यों पर नियंत्रण कम करके केंद्र को राहत दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों के मुताबिक केंद्र और राज्यों को कानून बनाने के अधिकार दिए गए, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकल ही बना रहा। जैसे केंद्र और राज्य की बात करें तो केंद्र और राज्य को कानून बनाने का अधिकार यहाँ से प्राप्त हो गया। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया। पहला था हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस काम के लिए वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सहायता लेता था। ठीक है, वो क्या करता था, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सहायता लेता था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध व्यवस्था कहा जाता था, हालांकि यह व्यवस्था असफल ही रही। ठीक है, दोहरी व्यवस्था तो लेके आया गया, द्वैध शासन की बात की, लेकिन ये असफल रही, पूरी तरह से ये सफल नहीं हो पाई। ठीक है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। जैसे उस समय जब 1919 का जो अधिनियम बना, उस समय लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। और जैसे कि आज भी जो है राज्यसभा और लोकसभा आज भी हमारे भारत के संविधान में आया, आज भी हमारे देश में ये लागू है। राज्यसभा और लोकसभा आज भी ये हाउस हैं। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अब धीरे धीरे जो भी कानून बन रहे थे या जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें भारतीय सदस्य भी उसमें सम्मिलित होना शुरू हो गए थे। अब भारतीयों को इसमें जोड़ा जाना लगा था और भारतीयों को भी अब इसमें मौका दिया जाने लगा। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन, ये क्या एंग्लो इंडियन की इसमें बात करते हैं, एंग्लो इंडियन, और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचनों का सिद्धांत विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, ये 1919 के बाद वो 1919 का जो एक्ट है 1919 का, इसमें हम बात कर रहे हैं अभी। इस कानून ने सीमित संख्या में संपत्ति और टैक्स के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
ठीक है, प्रॉपर्टी और टैक्स के आधार पर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी उसके आधार पर लोगों को मताधिकार, मतलब आपका जो मताधिकार है, जो वोट देने का जो अधिकार था, वो आपको किस पे बांट दिया, संपत्ति और टैक्स पर, मतलब प्रॉपर्टी और टैक्स पर। ठीक है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक राज्य सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब एक ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, जो भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय सृजन किया गया, कहाँ पे, लंदन में। इस कानून के तहत जो हाई कमिश्नर भारत के और लंदन में, वहाँ पे कार्यालय का सृजन किया गया। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी, जो आज यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। यूपीएससी क्या एक आयोग है और ये एग्जाम कंडक्ट कराती है प्रत्येक प्रकार की, जैसे एनडीए हो गया, आईएएस आईपीएस, ये सब का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो वही ये लोक सेवा आयोग है जो आज यहाँ पे व्याप्त है हमारे देश में। जो लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं, हर एक, बहुत ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो सपना देखते हैं आईएएस बनने की। ठीक है, और बनते भी हैं, बनने वाले मेहनत करते भी हैं, बनते भी हैं। तो ये जो भी तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, वो इसको इस बात का ध्यान रखना है कि 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। ये उसी समय गठन हो गया यूपीएससी का। ठीक है, तो ये तो था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। उस समय ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था, सीपीएससी, और अभी ये क्या है, यूपीएससी। इसने पहली बार केंद्रीय बजटों को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। जो बजट थे, बजट को क्या किया, अब अलग अलग कर दिया। केंद्र का बजट अलग, राज्य का बजट अलग, दोनों को अलग अलग बजट कर दिया। इससे क्या होता था कि आसानी भी होती थी कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया। राज्य विधानसभा अपना अलग बजट लेकर आते थे अपने विधानसभा में, और केंद्र जो है अपना अलग बजट लेके आता था पार्लियामेंट में। इसके तहत एक वैधानिक आयोग गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के कार्यक्रम की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में सबसे अधिक अगर अडॉप्ट किया गया है कोई कानून या कोई भी नियम, तो वो इसी से अडॉप्ट किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। 1935 में इसने प्रांतों में द्वैध शासन का व्यवस्था समाप्त कर उनमें स्वायत्तता प्रारंभ की। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में जिम्मेदार सरकार की व्यवस्था लागू की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1935 इसमें मतलब वही दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई, लेकिन ये 1919 में जो दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई थी उसकी बात करें, उस समय भी द्वैध शासन लागू हुए थे, तो उसको क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की,
जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई के तरह माना गया। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट और स्टेट, इसको क्या किया गया, एक इकाई की तरह माना गया, वन यूनिट, एक यूनिट की तरह इसको माना गया। ठीक है, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में 59 विषयों वाली संघ सूची यानी केंद्रीय सूची, 54 विषयों वाली राज्य सूची और 36 विषयों वाली समवर्ती सूची के अनुसार शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी क्योंकि रियासतों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये जो विषय हैं, आज हमारे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची की बात कर रहे थे। ये जो हमारे शेड्यूल है, अनुसूची, उसके 7वें अनुसूची में ये चीज़ें विस्तृत रूप से दिया गया है, इसका वर्णन उसमें किया गया है। तो हम 1935 में जो ये चीज़ दी गई थी, इसको हम 7वीं अनुसूची में किए हैं। इसमें जो अवशिष्ट सूची उस समय वायसराय को होती थी, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी, अवशिष्ट शक्तियाँ की अगर बात करें तो उस समय किसको होती थी, वायसराय को होती थी। लेकिन आज जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो हम ऐसे समझेंगे कि मतलब जो उस समय का वायसराय होता था वो आज का राष्ट्रपति है। जो शक्तियां उस समय वायसराय को प्राप्त थी वो आज राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो जो भी विषय उस समय थे, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्रीय, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, उस समय जो थे वो आज हमारे अनुसूची 7वीं अनुसूची में, शेड्यूल की हम बात करें, 7th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें इसको विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि कितने विषय हैं, इसके क्या कार्य हैं, क्या अधिकार है और कितने विषय किसके अंतर्गत आते हैं, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ठीक है, उस समय केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की इन लोगों ने शुभारंभ किया था और संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। ठीक है, इसके अनुसार 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान प्रणाली अपनाई गई। द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आज भी हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था हर राज्य में नहीं, हर जगह विधान परिषद और विधानसभा नहीं है। 7 राज्य जो ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद है। तो ये कभी घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 7 राज्य में हो जाता है, कभी 8 राज्य में हो जाता है। तो विधान परिषद और विधानसभा हर राज्य में नहीं है। तो उस समय भी 6 राज्यों में दोनों द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी, विधानसभा और विधान परिषद। ये बम्बई जो आज मुंबई है, मद्रास जो आज चेन्नई है बिहार, और संयुक्त प्रांत जो ये यूपी है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार किया। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब था सांप्रदायिक प्रतिनिधि। मतलब जो जैसा क्षेत्र होता था, अगर मुसलमान का ये क्षेत्र है तो मुसलमानों का वहाँ पे प्रतिनिधि बनाना, जो हिंदू का क्षेत्र है तो हिंदू को वहाँ प्रतिनिधि बनाना, जो मतलब क्षेत्र के हिसाब से जहाँ पे जिस प्रकार का धर्म रहता था उस हिसाब से अपना ये बनाते थे। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में राज्य सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। जो इंग्लैंड में राज्य सचिव था उसके सलाहकारों की टीम उस समय मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। अब जो है वोट देने का अधिकार का विस्तार कर दिया। 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार उस समय मिल गया 1935 में। देश की मुद्रा और लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उस समय आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना भी 1935 में की गई थी। ठीक है, आखिर जो भी मुद्रा थे, पैसे थे, उसका लेन देन कैसे हो सकता था, इसके लिए आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसके तहत संघीय सेवा आयोग ही नहीं स्थापित किया गया, बल्कि राज्य आयोग और 2 राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग भी बनाया गया। जैसे आज भी है यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है। जैसे हर राज्य का अलग अलग आयोग है, जैसे यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सीजीपीएससी की बात कर लें, एमपीपीएससी, तो सब राज्य का भी अपना अपना आयोग है। जो संघ लोक सेवा आयोग है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो पूरे भारत देश के लिए कराती है। जो राज्य कराती है तो अपने राज्य के लिए कराती है, अपने तरीके से कराती है, उसके अलग अपने नियम कायदे कानून, उसके अपने अलग सिलेबस है एग्जाम कंडक्ट कराने के, उसकी अपनी अलग प्रक्रिया है। संघ लोक सेवा आयोग की अपनी अलग प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग भी 1935 में सम्मिलित था, जो आज भी हमारे देश में पूरी तरह से व्याप्त है। इसके तहत 1937 में संघीय अदालत की स्थापना हुई। संघीय अदालत, फेडरल कोर्ट, अंडर दिस द फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इस समय क्या हुआ कि अब हमारा देश आज़ाद हुआ इसी समय 1947 में। इतना सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इतने सब अधिनियम आने के बाद, इतने सब जो है अगर हम बात करें, आंदोलन भी हुए 1858 में, विद्रोह भी हुए जिसको सिपाही क्रांति भी कहा जाता है। इतने सब होने के बाद हमारा देश फाइनली आज़ाद हुआ। कब? 1947 में। अगर हम बात करें आज़ादी की, तो आज़ाद तो हमारा देश बहुत पहले हो जाता, और देर होने का वजह ये था, मेरा मानना ये कि देर होने का वजह ये था कि उस समय लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता नहीं थी। लोग अपने राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे उस समय, अब लोग अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। अब 1857 की ही बात कर लें, 1857 में जब होता था, कोई अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक नहीं था कि नहीं हमको अपने राष्ट्र के लिए लड़ना है। लोग ये लड़ रहे थे कि नहीं हमको अपना झांसी बचाना है, तो कोई ये था कि नहीं मुझे बिहार बचाना है। तो सब इस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अपने क्षेत्र को लेकर के पर्सनली। तो इसीलिए उस समय काफ़ी समय लगा, नहीं तो हमारा देश तो बहुत पहले आज़ाद हो सकता था। तो गांधी जी जब आए भारत, तो उनको ये लगा कि नहीं, भारत के लोगों को सबसे पहले जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्या वो चाहते तो विद्रोह नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अहिंसा के पुजारी थे। वो आंदोलन करते थे, लेकिन उनका आंदोलन करने का तरीका कुछ और था। वो लहूलुहान नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे खून खराबा, और शांति तरीके से चाहते थे। इसीलिए गांधी जी आज भी पूजे जाते हैं। तो हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता। अच्छा, बात कर रहे थे हम उसकी कि आज़ादी देर होने का रीज़न यही था बस कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, थोड़ा सा अपने राष्ट्र को लेकर के, देश को लेकर के थोड़ी शिक्षा की कमी थी। देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, उस समय जो कौन था प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली जो है उस समय इंग्लैंड का ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। ठीक है, देखिए 30 जून 1947 को अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद जो था 1974, 30 जून 1947। लेकिन हमारा देश आज़ाद कब होता है? 15 अगस्त 1947। फाइनली क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। उस समय कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं, कुछ इस अधिनियम में क्या दिया इसको देखते हैं। इसने भारत का विभाजन कर 2 संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाए, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। उस समय अपने देश का विभाजन हो गया
और 2 राष्ट्र बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसकी जगह दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ठीक है, अब पूरी तरह से फ्री कर दिया। इसने संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। उस समय ब्रिटिश ने ये कहा कि आप संविधान अपने देश का अपने तरीके से बना सकते हैं और आप किसी भी देश से संविधान को अपना सकते हैं। जैसे देखेंगे कि नहीं, हमारे देश में कई देश से संविधान को ग्रहण किया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से ग्रहण किया गया है। अगर बात कर लें संविधान संशोधन की तो ये साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। अगर यही संघीय व्यवस्था की बात कर लें तो ये कनाडा से ग्रहण किया गया है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली देखा जाए तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। तो ऐसे करके कई चीज़ जो है हम लोग दूसरे देश से भी अडॉप्ट किए हैं और अपने यहाँ उसको लागू किए हैं और अपने तरीके से लागू किए, यहाँ के हिसाब से इस चीज़ को लागू किया गया है। सभाओं को यह अधिकार था कि वह नए संविधान के बनने तक अपने देश के कानून बना सकती थी, देश के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पास हुआ कानून दोनों देशों पर तब तक लागू नहीं होना था जब तक कि दोनों देश इस कानून को मानने के लिए अपने देश में कानून न बनाए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 जो हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होता है। दिन हम पूरी तरीके से इस दिन खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस कानून ने ब्रिटेन में राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी भी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के लिए राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, कानून ये जो था इसमें क्या किया, ब्रिटेन में जो राज्य सचिव का पद होता था इसको समाप्त कर दिया। इसने 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। अब उस समय उसने फाइनली घोषणा कर दिया कि जो भारतीय रियासत है, ठीक है, वो ब्रिटिश जो है अब उसको फ्री कर रहा है, अब उसको स्वतंत्र कर रहा है। इस दिन से अब ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है स्वतंत्रता की। तो जो भारतीय रियासत है, प्रिंसली स्टेट की बात करें, जैसे उस समय जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर, तो कई राज्य जो है कोई तो मिला लिया पाकिस्तान में, कोई आ गया भारत में, कोई राज्य अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते। तो उस समय ये प्रावधान था कि आप चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार का कि नहीं आपको किसी के साथ रहना ही रहना है, आप स्वतंत्र होकर भी रह सकते हैं। तो 3-4 राज्य थे, प्रिंसली स्टेट थे, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। स्वतंत्र तो उस समय अपने आप को रख लिए, लेकिन फिर बाद में उनको अपने यहाँ मिलाया गया। और इस मिलाने में, एकीकरण करने में सबसे अधिक अगर किसी की भूमिका रही है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रिंसली स्टेट को अपने भारत में मिलाने की। अगर वो नहीं होते तो शायद वो होता, नहीं होता, किस तरीके से होता पता नहीं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है सरदार पटेल जी की, जिन्होंने अपने देश में उस प्रिंसली स्टेट को भी अपने में मिलाया। और जम्मू कश्मीर वाला मामला तो बहुत समय तक चला है, ये सितंबर में जा करके सॉल्व हुआ है। उसको 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था जम्मू कश्मीर को। उसके अपने सब कुछ थे, अपने
तरीके से उसके अपने नियम कानून थे, तो उसको भी ख़त्म किया गया। उसको ख़त्म अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, उसको बना दिया गया इस समय जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। इस कानून ने, ये जो कानून था, इस कानून ने नया संविधान बनने तक दोनों देशों में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों देशों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। ठीक है, जो भी भारत शासन अधिनियम था, प्रांतीय सभाओं को सरकार चलाने की व्यवस्था, इसमें दोनों देशों में क्या किया, सुधार। आप कानून को सुधार मतलब कानून में संशोधन कर सकते थे, सुधार कर सकते थे, ये स्वतंत्रता दी गई। इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयकों पर वीटो अधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता था। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। ठीक है, 1947 उस समय हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद उस समय 9 दिसंबर 1900, अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक थी। तब से जा करके 2 वर्ष 11 माह टोटल लगे थे। 11 माह 18 दिन टोटल संविधान बनने में लगे। तो जो संविधान का काम था वो 9 दिसंबर 1946 से ही चल रहा था। इसमें जो भी मतलब नियम कानून जोड़ने थे, तो अन्य देशों का, जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, वो अलग अलग देश के अलग जो संविधान था उसका अध्ययन करते थे और उसको अपने देश में किस प्रकार से उसमें ऐड करना है, किस प्रकार से उसको जोड़ना है, उसको क्रम बाई क्रम उसको जोड़ते गए। तो आज हम भारत शासन अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की बात किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे इसके आगे की बात, इसके आगे की क्या कहानी है, इसके आगे की क्या बात है, किस प्रकार से संविधान अपना लागू हुआ। ठीक है, किस प्रकार से संविधान अपना कार्य करता है। हम अभी तक बात कर चुके हैं 1861 अधिनियम जो था। 1861 के बाद अगर हम बात करें तो 1909 अधिनियम था। 1909 के बाद 1919 वाला अधिनियम था। 1919 के बाद 1935 अधिनियम। 1935 के बाद 1947 वाला अधिनियम। ठीक है, इस प्रकार से अधिनियम बनते गए। ब्रिटिश अपने प्रकार से जो है नियम कानून बनाते गए। भारत पर शासन अपना जब तक थे तब तक अपने तरीके से किए। अब 1947 में हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। अब इसके बाद की हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की। इसके बाद की स्थिति क्या है अपने देश में, इसके बाद जो अपने कानून हैं, जो अपने संविधान में जो भी चीज़ दिया गया है वो किस प्रकार से काम करता है, वो उसका अधिकार क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप शेयर करते चलिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करिए। जो भी आपके क्वेरीज है कमेंट में आप डाल दीजिए। हम आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो आपकी क्वेरीज है आप सीधे पूछ सकते हैं। और इसका PDF नीचे
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।